अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल और ओपिनियन पेज के जो आर्टिकल्स होते हैं उसको कवर करते हैं। ये हमारा 19 अगस्त के जो एडिटोरियल के आर्टिकल्स हैं उसकी वीडियो, ओपिनियन की वीडियो 19 अगस्त की मैंने अलग से चैनल पे अपलोड कर दी। अगर आप यानी कि मुकम्मल करंट अफेयर आज की तारीख के कवर करना चाहते हैं तो आपको दोनों सुननी पड़ेंगी वीडियोस। तो उसके लिए आप मेरी करंट यानी कि ओपिनियन पेज की जो करंट अफेयर के आर्टिकल्स हैं वो भी जाके मेरे चैनल पे सुनिएगा। दोस्तों, चलते हैं अपने पहले आर्टिकल पे जो कि हमारा रिबटिंग रूमर्स के नाम से। दोस्तों, अफवाहें फैलाई जा रही थी पाकिस्तान के अंदर के प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट को चेंज किया जा रहा है पाकिस्तान में। लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर जो हमारे पास हैं और DGISPR है, उन्होंने कहा कि ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं ये गलत अफवाहें हैं, इस तरह की कोई भी काम नहीं होने जा रहा। लेकिन क्योंकि अफवाहें इतनी ज़्यादा फैलाई जा रही थी कि आसम मनीर को भी, हमारे जो फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ हैं, उन्होंने भी ब्रसल के अंदर वो मौजूद थे, उन्होंने भी इन अफवाहों के बारे में बताया कि ये कम्प्लीटली गलत खबरें हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि जो दुश्मन है हमारे वो ऐसी चाहते हैं कि इस पॉलिटिकल अनार्की आए, इस तरह की सिचुएशन को डेवलप किया जा सके। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा र्यूमर्स फैलाने का मकसद ये है ताकि जो गवर्नमेंट और आर्मी का जो आपस में ट्रस्ट बिल्ड हुआ हुआ है इसको ब्रेक किया जा सके। ये हुकूमत कह रही है। इसलिए वो कहते हैं कि इस तरह की अफवाहें सिर्फ हमारे दुश्मन ही फैला रहे हैं, हालांकि रियलिटी में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। हालांकि आपको पता है दोस्तों कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है जो 5 साल जिसने मुकम्मल किए हों। तो इसका मतलब कि बेशक अभी अफवाहें हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख ऐसी है कि कहा कुछ नहीं जा सकता। लेकिन पाकिस्तान की तरक्की उसी टाइम पॉसिबल होगी अगर यानी कि हुकूमतें अपनी 5-5 साल पूरे करते हैं, अपना टर्नओवर पूरा करते हैं, क्योंकि वो 5 साल की पॉलिसी लेके आती हैं, वो पॉलिसीज़ की मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन 5 साल में ही होनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, अब 8 फ़ेब यानी कि 2024 को इलेक्शन जो होते हैं हमारे, वो उसके बाद जो सेटअप आया, कहा गया था कि ये स्टेबिलिटी लेके आएगा और जो इकोनॉमी है, गवर्नमेंट ने प्रोमिसेस तो किए हैं कि यानी कि प्रोग्रेस होगी, लेकिन राइटर ये कहता है कि क्लियर जो रिजल्ट्स हैं हमें वो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल सके। अगर हम यानी कि प्राइसेस की बात करें तो वो काफ़ी हद तक अब स्टेबल है। पहले बहुत ज़्यादा महंगाई थी, अब कम हो गई है, काफ़ी हद तक सिंगल डिजिट में ये आ गई थी। लेकिन अभी भी लोगों को उतना बेनिफिट नहीं हो रहा राइटर के मुताबिक जितना होना चाहिए। राइटर के मुताबिक हुकूमत को चाहिए कि लोगों को उम्मीद दिलाए और फ्यूचर में क्या यानी कि उनके लिए बेहतरी होगी उसके बारे में लोगों को गाइडेंस दे और उनको एतमाद मिले। दोस्तों, ये हमारा पहला आर्टिकल था। अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे जो कि हमारा एसेंशियल ट्रांजिशन के नाम से। दोस्तों, एक और बात आपको करता चलूँ कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, हम डेली बेसिस पे अपलोड करते हैं, तो काइंडली इसे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा कोई मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी करना चाहता है या गाइडेंस लेना चाहता है, तो गाइडेंस तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई एकेडमी पढ़ना चाहता है ऑनलाइन, तो हम ऑनलाइन भी बिल्कुल अफोर्डेबल फीस में पढ़ाते हैं, आप वो भी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, इस आर्टिकल के अंदर हम देखते हैं अब क्या राइटर डिस्कस करता है। राइटर ये डिस्कस करता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि वो अपनी इकोनॉमी को कैशलेस इकोनॉमी करेगी, यानी कि डिजिटलाइज करेगी, ताकि अब आपका जो लेन देन होगा वो डिजिटल करेंसी के जरिए होगा, यानी कि आप ऐप के जरिए ही पैसे आगे ट्रांसफर कर सको। दोस्तों, इसका फायदा एक तो ये होता है कि हुकूमत के पास रिकॉर्ड होगा फिर कि आपने कितने पैसे बैंक के जरिए आगे भेजे हैं। क्योंकि जब आप कैश के ज़रिए पैसे आगे दे देते हैं तो हुकूमत को नहीं पता कि आपने कितना बिज़नेस किया है। टैक्स जो आपने पे करना था उस टैक्स से बच जाते हैं। इसका मतलब इसका एक तो फ़ायदा यानी कि हुकूमत को नुकसान ये हो रहा है कि टैक्स जो है हुकूमत को वो टैक्स नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उसे कर्ज़े लेने पड़ते हैं। दूसरा, अगर मैं और फ़ायदे की बात करूँ तो दोस्तों देखें, पैसे अगर कोई बंदा कैश अपने पास लेके जा रहा है तो रात के टाइम सफ़र करता है तो चोरियाँ होती हैं, डकैतियाँ होती हैं। इस तरह का सिस्टम होता है। लेकिन अगर वो मोबाइल में होंगे तो फिर इतना मसला नहीं होता। अच्छा, देखते हैं अब और इसके अलावा राइट हमें क्या बताता है। दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया है कि रास्त जो सर्विस है, ये रास्त के ज़रिए हम पैसे ऑनलाइन भेजते होते हैं, इसको पूरे पाकिस्तान में एक्सपेंड किया जाएगा। हर सिटीज़न की अब ऑनलाइन डिजिटल फाइनेंशियल आईडी होगी, जो कि उसके सीएनआईसी, बायोमेट्रिक और मोबाइल के साथ लिंक होगी। अब हुकूमत ये कह रही है कि जून तक 20 लाख डिजिटल यानी कि मर्चेंट्स जो हैं उनका टारगेट पूरा किया जाएगा। अब टारगेट जो दोस्तों, इसके अलावा जो मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग यूजेस है, यानी कि मोबाइल और इंटरनेट के ज़रिए से जो यानी कि बैंकिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, वो 95 मिलियन लोग हैं जो मोबाइल के ज़रिए से डिजिटल करेंसी को एक यानी कि ट्रांसफ़र करते हैं। हुकूमत का अब ये टारगेट है, ये 120 मिलियन तक लेके जाना है। अब और जो भी रेमिटेंसीज़ हैं, अब वो फॉर्मल चैनल्स के ज़रिए आएँ।
वो हवाला गुंडी के ज़रिए से ना आए, ताकि चैनल्स के ज़रिए से आएँगे तो हुकूमत को टैक्स पूरा मिलेगा। सो दोस्तों डिजिटल ट्रांज़ैक्शन जो है अब अभी वो हो रही है 7.5 बिलियन साल की, और ये हुकूमत ये चाहती है इसको डबल कर दिया जाए, ये 15 बिलियन कर दी जाए, यानी कि इसको प्रमोट किया जाए। पाकिस्तान जो है वो दोस्तों तकरीबन 143 मिलियन लोग जो हैं वो इसको यूज़ कर रहे हैं, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को। पाकिस्तान में 40 मिलियन मोबाइल के अंदर उनके वॉलेट है, जो वॉलेट यूज़र्स हैं मोबाइल के अंदर ऐप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारे बैंक्स के अंदर लोगों के अकाउंट्स की इतनी तादाद नहीं है जितनी मोबाइल में ये जो इजी पैसा या जैज़ कैश है, इनकी ज़्यादा तादाद, यानी कि ये ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको मज़ीद बढ़ाने का फैसला किया गया है। सो इससे फ़ायदा क्या होता है, करप्शन से लोग बच जाते हैं, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड हो जाती है, और लोगों को लोन्स मिलती हैं, सेविंग्स हो जाती हैं उनकी, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं वो भी ट्रांसपेरेंट मेथड के ज़रिए रेमिटेंसेस भेज सकते हैं। सो लेकिन मसला क्या राइटर के मुताबिक कि जो डिजिटल लिटरेसी है वो बहुत देहातों में कम है, इंटरनेट नहीं है और लोगों को ट्रस्ट नहीं है, वो समझते हैं कि फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है इसमें, हैकिंग हो जाती है ऑनलाइन। सो कई बिजनेसेस तो ऐसे हैं दोस्तों, ये चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ कि वो पैसे दे के ही, यानी कि कैश को प्रेफर करते हैं ताकि टैक्स से बच सके। हुकूमत को पता ही नहीं होता कि आपने कितने पैसे दे के सामान खरीदा है। सो इसके अलावा राइटर ये कहता है अगर ये हुकूमत की बात कामयाब हो जाती है, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम चले जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होंगी पाकिस्तान के लिए। दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल हमारा एक जी ट्रीटी के नाम से है, देखते हैं किस चीज़ की ट्रीटी है। 183 ममालिक थे, जिनेवा के अंदर उनकी मीटिंग थी, जो कि ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी पे एक मायदा करना चाहते थे कि ये जो प्लास्टिक है ये बढ़ता जा रहा है, आप देखिए, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। जब हम इसे बर्न करते हैं तो टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं, और ये कई प्लास्टिक्स तो ऐसे होते हैं कि ये यानी कि वेस्ट मटेरियल ही बन जाते हैं। रिसाइकिल होना भी इनका आसान नहीं होता। डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास वैसे पैसे नहीं होते कि वो इनको रिसाइकिल कर सकें। सो ये कचरा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से 183 ममालिक मिल के बैठें कि हम कोई मुआहिदा कर लेते हैं। लेकिन काफ़ी दिन यानी कि टॉक्स चलती रही हैं, लेकिन कोई एग्रीमेंट ना हो सका। अब जो डेवलप्ड कंट्री थे, डेवलपिंग कंट्री ये चाहते थे, क्योंकि उनके पास रिसाइक्लिंग के लिए पैसे नहीं थे, वो चाहते थे इसकी प्रोडक्शन को ही बंद कर दें आप। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री थे वो तो इसकी प्रोडक्शन से पैसा कमाते थे, वो चाहते थे कि आप इसकी प्रोडक्शन को कम ना करें, आप वेस्ट को उसकी मैनेजमेंट के लिए कोई पॉलिसी बनाएं या इसको रिसाइकल करें। अब ये एक डिवीजन थी दोनों के दरमियान, जिसकी वजह से फाइनल रिजल्ट नहीं निकल सका। अब जो ट्रीटी थी ये बाइंडिंग नहीं हो सकी, जिसकी वजह से प्लास्टिक की जो पोल्यूशन है दोस्तों, वो दिन ब हर गुजरते दिन के बाद बढ़ती जा रही है, और ये क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। अब पोल्यूशन जो है दोस्तों वो ओशंस के अंदर, सॉइल और इवन ह्यूमन ब्लड के अंदर तक जा चुकी है। क्लाइमेट मिनिस्टर जो हमारे मुसद्दिक मलिक है, उनका ये कहना है कि जो पुअर कंट्रीज हैं दोस्तों, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वो ज़्यादा सफ़र करते हैं इस तरह के इशू से। जो रिच कंट्रीज हैं उनके पास तो पैसा होता है, इवन वो तो प्लास्टिक को मैन्युफैक्चर करते हैं, सो उन्हें उनके लिए फ़ायदा है, डेवलपिंग कंट्री के लिए नुकसान है। सो पाकिस्तान ने ये कहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हें फंड्स दिए जाएँ, उन्हें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। सो पुअर कंट्री जो है दोस्तों वो जब तक उसे सपोर्ट नहीं मिलती, वो राइटर ये कहता है कि वो प्लास्टिक को हैंडल नहीं कर सकते प्रॉपरली। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो करंट सिचुएशन क्या है, हमारे जितने भी प्रोविंसेस हैं सब के अंदर ऐसा प्लास्टिक जिसको आप सिर्फ एक बार यूज कर सकते हो उसको टोटली बैन किया हुआ है। लेकिन आप देखें रियलिटी में ये अभी भी पूरे पाकिस्तान में सेल हो रहे हैं। प्लास्टिक की रोकथाम 100% तो नहीं हो सकी। सो रिसाइकलिंग की बात करूं, पाकिस्तान में वो भी वीक है, कोई रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स कोई मेजरली नहीं यहाँ पे वर्क कर रहे। सो गवर्नमेंट जो है दोस्तों, उसको चाहिए कि इसको बैन करें, और ये जो प्लास्टिक है, और जो यानी कि रूल्स को वायलेशन रूल्स की करता है उनको सजा दे, और जो बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग है उसको प्रमोट करें। ये वो पैकेजिंग होती है दोस्तों, वो प्लास्टिक है जिसको बैक्टीरिया यानी कि खत्म कर देता है गुजरते वक्त के साथ। और दूसरा दोस्तों ये है कि अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए, गार्बेज कलेक्शन बेहतर की जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट की जाए, और नई इनोवेशन की जाए पैकेजिंग के अंदर, ताकि उसके इफेक्ट कम से कम हो, और रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को बिल्ड किया जाए। दोस्तों ये हमारा आज का आर्टिकल थे। मैंने दूसरे आर्टिकल भी अपलोड कर दिए हैं, ओपिनियन के भी काइंडली वो भी सुनिएगा, ताकि आपके लेक्चर तैयार हो सके। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।